नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। तो बात 25ई में हम अलग-अलग व्यक्तियों से जो कि विचार रखते हैं, कुछ समझ रखते हैं, विशेष क्षेत्रों की, उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो आज हम मिलते हैं एकलव्य सिंह से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीति में और शासन तंत्र में किस तरह के मूलभूत परिवर्तन किए हैं, जो कि दूरगामी होंगे। तो चलते हैं हम एकलव्य सिंह का। एकलव्य सिंह, आपका स्वागत है बात 25 में। प्रणाम सर। आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके शो पर आपने आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप जिस तरह से विभिन्न विषयों पे बिल्कुल अपनी पुख्ता और जिसको कहते हैं तथ्यपरक राय रख रहे हैं, तो उसके लिए निश्चय ही बात करना ये आवश्यक है। तो आप सर बताएँ कि जैसे एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में एक परिवर्तन आपने हमने सामने होते हुए देखा है हमारे सामने सर 12 साल पहले, कि सर 12 साल पहले की क्या परिस्थितियाँ थी, किस तरह की मतलब आशंकाएँ भी थी और आशाएँ भी थीं और उसके बाद में वो एक परिवर्तन हुआ और फिर सर उस परिवर्तन को ऐसा माना गया कि ये तो एक फ्लूक है, बहुत जल्दी परिवर्तन वही पुराने लोग वापस आ जाएँगे क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि परिवर्तन का दौर आगे चलता चला गया। तो आपका क्या किस तरह से आप देखते हैं इन दोनों ही पहलू को? एक तो राजनीति जिस तरह से बदली है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका राजनीति में कैसे परिवर्तन किया और एक मुख्य बात जो गवर्नेंस की स्टाइल है उसके ऊपर। तो आपका स्वागत है एकलव्य सिंह बात 25। जी, बताइए आप। सर आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए सर, जहां तक मोदी जी की बात है, मैं इसको जो हमारे देश में परिवर्तन आया है या जो मोदी जी के संबंध में हम लोग बात करते हैं कि उनसे पहले क्या था या पिछले 12 वर्ष में क्या बदलाव आया है, मैं सर इस पूरी चीज को सर एक खांचे में रखने का प्रयत्न करता हूँ। और इस खांचे को या इस फ्रेमवर्क को मैं 4 Ns में डिस्क्राइब करता हूँ सर। तो ये जो जी। 4 Ns हैं सर, ये है नीति, नियत, नेतृत्व और नियति। हुँ, तो हुँ। कहने का आशय ये है सर कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करा है, जनता में एक अ, जो सोच में परिवर्तन लाया है, जनता में जो एक विश्वास जगाया है, वो ये है कि यदि अगर हमारी सरकार की नीति ठीक होगी, अगर उसकी नीयत ठीक होगी और उसके पास एक कुशल नेतृत्व होगा, तो हमारे देश की नियति भी अच्छी होगी। अब यदि अगर हम इन चीजों को सर एक एक करके ले लें, हुँ, तो हुँ। सबसे पहले अगर नीति की बात कर लें सर, तो इसमें तो मतलब ये शो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो मूलभूत बातें हैं अगर मैं बताऊं, तो देखिए सर, जो 500 वर्ष का जो कड़ा संघर्ष रहा, हुँ, तो हुँ। उसको अपने अंजाम तक पहुंचाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। उनके नेतृत्व में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन के स्थापित हुआ। जी। कश्मीर सर, जिसको कि जब से कम हम छोटे रहे, हमने तो यही देखा सर कि पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था। जो वहां पे आतंक की जो स्थितियां लगातार बनी रहती थी, उसके लिए जाना जाता था। जी। वहां से धारा 370 को हटा के सर, और जिस तरह से उसको हमेशा के लिए, सदा के लिए भारत का के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित कर दिया गया, उसका डिबेट ही खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टूटी सड़कों के लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की अगर हम बात करें, तो मतलब कई चीजें हैं, लेकिन मेरे लिए जो एक चीज स्टैंड आउट करती है वो ये है सर कि टूटी सड़कों के लिए जो भारत जाना जाता था, वहां पे लगभग 1 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग बने सर पिछले 10-12 वर्ष में। क्योंकि सर देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह का, जब ये ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रीय राजमार्गों पे सिर्फ गाड़ियां चलती हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है, इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है सर। चाहे वो हमारे कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन हो, सब्जियां
किसान की सब्जियां, उनकी खेती की फसल सही समय पे सही जगह पे पहुंच के सही दामों पे उपलब्ध रहे। तो इस तरह की बातें हैं सर। उस तरह सर आपने देखा होगा, मतलब एक हमेशा जो हम लोग हमेशा से रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तो लगभग हम्म, करीब 4 करोड़ गरीब परिवारों को उनके हम्म, पक्के घर बनाने में सरकार ने असिस्टेंस दिया। 10 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए सर। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 10 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए सर, जिससे कि महिलाओं को चूल्हे से मुक्ति मिली। 12 करोड़ सर करीब शौचालय हमारे देश में बनाए गए। और ये सर सिर्फ 12 करोड़ शौचालय से हमारा देश सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं हुआ है, और महिलाओं की जो डिग्निटी जो उनको मिली है। आप तो सर जानते ही होंगे, आपने भी जो हमारी रूरल व्यवस्थाएं देखी होगी, किस तरह से सर एक समय पे हमारे गांव में महिलाओं को अंधेरे में शौच के लिए जाना पड़ता था। और इस तरह की मतलब ये डिग्निटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी, और इसी से सर सैनिटेशन की जो समस्या है वो भी इससे संबंधित है। क्योंकि सैनिटाइजेशन की इश्यूज की वजह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी हमारे देश में, वो इस 10-12 वर्ष में सर लगभग 30% गिर गई है सर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14 करोड़ घरों में सर नल से जल पहुंचाया गया। आज लोग कहते हैं ना कि महिलाएं क्यों बन गई हैं मोदी जी का सबसे बड़ा वोट बैंक। तो 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अपने सर पे वो भारी भारी गड़े लेके और न जाने कितने मीलों महिलाओं को सिर्फ पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। आप सोचिए कि एक आम व्यक्ति के जीवन में कैसा बदलाव आया है रूरल एरिया में सर, कि एक आदमी का जीवन अगर आप इसको मतलब एक बेसिक दृष्टिकोण से सोच के देखें तो कैसे होता है। सुबह जब सबसे पहले कोई व्यक्ति उठता है तो उसको क्या करना होता है, शौच के लिए जाना होता है। वो इशू सेटल हो गई। उसके बाद जो महिला होती है उसको क्या करना होता है, उसका जो पति होता है वो तो खेती करने के लिए चले जाता है, तो उसको खाना तैयार करना होता है। उसके लिए उसके लिए पहले लकड़ी काटने जाना पड़ता था। उसकी जगह उसके पास गैस का चूल्हा आ गया। गैस के चूल्हे पे आप बनाओगे क्या, खाना बनाओगे ना, तो 80 करोड़ लोगों को कोविड के समय से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राशन आपके पास आ गया। तो सर जीवन में जो मतलब जो कम से कम बेसिक्स होते हैं ना, उनको जिस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मोदी जी ने इंश्योर करा है, तो वो मेरे लिए मेरे विचार में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी बातें करें तो सर हथियारों के मामले में जहां भारत सबसे बड़ा मतलब हथियारों का आयात करने वाला देश माना जाता था, आज हमारे ब्रह्मोस और तेजस की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। बड़ी बड़ी देश हमसे कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने अपने सेना का पराक्रम देखा सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर एक एटीएम और बैंक्स में जो हम लाइंस देखा करते थे, हमने डीमोनेटाइजेशन के समय में भी देखा कि आम व्यक्ति को कैसी कैसी तकलीफें हुई। इस डीमोनेटाइजेशन की चर्चा पे मैं नेतृत्व के बारे में जब आपसे बात करूंगा तब आऊंगा, लेकिन एक बात इसमें ये बताऊंगा कि आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस या यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ सेटअप किया गया, वो सर आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत विश्व में नंबर 1 है। और जो वर्ल्ड की जहां तक इसकी टेक्नोलॉजी का सवाल है, वर्ल्ड के जो सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस हैं, जैसे कि जर्मनी और दूसरे यूरोपियन नेशंस, वो भारत से इस टेक्नोलॉजी को बोरो करके, और इनफैक्ट इवन सिंगापुर जैसे नेशंस भारत से इस टेक्नोलॉजी के साथ मिलके इनको दूसरी कंट्रीज में कैसे सेटअप किया जाए उस पर वर्क कर रहे हैं। भारत का एक्सपर्टीज इसमें लिया जा रहा है सर। एक सर जो मुझे ऐसा लगता है सर कि जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, वो अपने आप में मतलब बहुत बड़ी चीज है। शायद जो रीजनेबली वेल टू डू लोग होते हैं शहर में, मिडिल क्लास एंड अपवर्ड्स जो लोग होते हैं, इसका इम्पैक्ट शायद नहीं समझ पाए। लेकिन किस तरह से एक गरीब परिवार या इवन लोअर मिडिल क्लास परिवारों की किसी साधारण सी बीमारियों से भी उनके परिवार की आर्थिक कमर टूट जाया करती थी,
ये सर जिन लोगों ने देखा है, महसूस करा है, उनको समझ में आएगा कि आयुष्मान भारत जो एक दुनिया की मतलब सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और कुछ गर्व करने वाली बातें तो हैं ही सर कि अंतरिक्ष में जहां मतलब भारत को कोई खास स्पेस नहीं थी, यदि अगर आज साउथ पोल पर अपना तिरंगा, साउथ पोल पर जहाँ की मतलब कोई और नहीं गया, डार्क साइड ऑफ द मून जिसको कहा जाता है, यदि अगर आज वहां पे हमारा तिरंगा फहरा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। ये गर्व का विषय है, मैं मानता हूँ। हमारी जीडीपी पर कैपिटा की बात होती थी सर, वो $1500 हुआ करती थी मोदी जी के आने से पहले, आज वो $3000 है। ये भी अपने आप में एक गर्व का विषय है। मैं मानता हूँ कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले छाती ठोकते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन आंकड़ों में ये सब दिखाई देता है सर कि देश कैसे अपनी नीतियों के द्वारा आगे बढ़ा है। अ, मतलब इसी में जीडीपी की बात करें तो सर सभी को ध्यान है कि यूपीए सरकार का जो खास करके आखिरी का समय था, उस समय सर हमारी इकोनॉमी को जो दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उसका असेसमेंट करते थे, तो हमें दुनिया की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में गिना जाता था सर। ये कहा जाता था कि ऐसा है कि मतलब भारत सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस तरह के विषयों पर चर्चा होती थी सर। आज हम दुनिया की, विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। अभी एक जो संकट चल रहा है उसमें हम डॉलर रेट की वजह से भले ही एक दो नीचे गिर गए हों, लेकिन कोई रोक नहीं सकता सर। विद इन पीरियड ऑफ कपल ऑफ इयर्स हम लोग तीसरे स्थान पे जा पहुंचने से हमें कोई रोक नहीं सकता सर। तो ये तो होना ही है, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है सर। इसी में अगर हम बात करें तो आप कोई भी सेक्टर उठाओ सर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, लोग कहते हैं कि अरे भाई लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, गरीबी छाई हुई है। अरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम सर अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो नंबर 3 बन चुके हैं पूरे विश्व में। और बिक्री अगर देखें तो साल भर साल बढ़ती जाती है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई मतलब एक नैरेटिव बनाने के लिए सही है, लेकिन आंकड़े जो चित्र है, जो स्थिति है, उसको एकदम क्लियर कर देते हैं। आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो विश्व में नंबर 2 बन चुके हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का मैंने आपसे निवेदन किया ही कि हम ऑलरेडी नंबर 1 पे हैं सर। महंगाई की बात करते हैं सर कि महंगाई की मार सर, यूपीए की सरकार में डबल डिजिट्स में पहुंच गए थे सर। और आज ये इतना बड़ा जो विश्व संकट जो आया हुआ है, तेल का संकट जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, उसके बाद भी सर हमारे यहाँ जो महंगाई दर है वो 4% के आसपास भटक रही है। और इसको कभी 5% से ऊपर मोदी जी ने पिछले 10-12 वर्ष में जाने भी नहीं दिया। कोविड आया, बड़े बड़े संकट आए सर, ऐसा नहीं है मतलब विश्व में जो अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट, ऐसा नहीं है कि सर भारत पे, पूरे विश्व में आते रहते हैं, लेकिन यही नेतृत्व होता है कि आप उसको कंट्रोल में रख सको, मैं मानता हूँ सर। तो कुल मिला के सर मैं बहुत ज्यादा समय इस पे व्यतीत नहीं करूंगा, लेकिन ये नीति वाली बात है सर, जो नियत की बात है सर, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि नियत का तब पता चलता है सर कि जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो जनता किस तरह से अपने नेता या अपनी सरकार पे भरोसा करती है। उसमें जैसा कि मैंने जिक्र किया सर कि डीमोनेटाइजेशन का जो समय था, मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था सर। एक जैसे कह सकते हैं कि आप अनपॉपुलर डिसीजन इसलिए क्योंकि उससे जो मतलब जुड़ी हुई जो क्योंकि अचानक इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सीक्रेटली लेने पड़ते हैं, तो चाहकर भी व्यवस्था उस तरह की उसके लिए नहीं बनाई जा सकती जिसमें कि लोगों को छोटी मोटी परेशानियों से नहीं गुजरना पड़े। लेकिन उन परेशानियों से गुजरने के बाद भी सर अगला जो उसके इलेक्शन हुआ उसमें 300 सीट दी ना मोदी जी को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी का जो उस डिसीजन को लेके नियत थी, उस पे किसी को कोई मतलब कोई संशय नहीं था। और इनफैक्ट सर इसी में अगर